नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ रवि वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज से हम हिंदी विषय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और हिंदी विषय जो आप एमपी टेट दे रहे हो चाहे एमपी एसआई दे रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण लगभग एमपी एसआई में 70 नंबर की आती है और एमपी टेट में जो होगा उसमें 30 नंबर की आएगी। और उसमें भी जो प्रमुख पार्ट होता है वो होता है व्याकरण का। तो आज से हम हिंदी का जो नया टॉपिक है वो व्याकरण स्टार्ट करेंगे। और व्याकरण अगर आप देखें तो व्याकरण मूलभूत 3 ही चीज़ों पर बेस्ड है। अगर आपने इन 3 चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपने पूरी की पूरी व्याकरण को समझ लिया। तो व्याकरण में सबसे पहला जो होता है वो होता है वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। अगर आप देखें तो जो आपकी व्याकरण है वो मूलभूत 3 ही चीज़ों पर बेस्ड है। अगर आपने इन 3 चीज़ों को क्लियर कर लिया तो पूरी व्याकरण कंप्लीट हो गई। वो कौन कौन सी है? पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और जो आपका तीसरा होता है वो होता है वाक्य विचार। इन तीनों पर आधारित होती है आपकी पूरी की पूरी व्याकरण। और अलंकार वगैरह जो है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं व्याकरण के जो मूलभूत तत्व हैं वो 3 ही होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका पहला टॉपिक वर्ण विचार। उसके बाद हम करेंगे शब्द विचार और लास्ट में करेंगे वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में आज हम शुरुआत करते हैं वर्ण विचार की। तो आप देखेंगे वर्ण विचार होता क्या है। पहले वर्ण होते क्या है ये समझ। जब आपके मुख से कोई ध्वनि निकलती है, आपके मुख से कोई भी ध्वनि निकलती है, तो अगर आपकी मौखिक भाषा की बात की जाए तो मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। आपके मुख से जो भी ध्वनि निकली वो मौखिक भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई। और अगर लिखित भाषा में कोई आपसे पूछे कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो वो होती है वर्ण। आपने एक चीज़ जान ली कि अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक भाषा की तो वो क्या होगी? ध्वनि। और अगर लिखित भाषा में पूछ लिया तो वो होगा वर्ण। तो सबसे जो पहला प्रश्न बनेगा अगर पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है, तो वो होती है छोटी इकाई, वो होती है क्या? ध्वनि। और इसी ध्वनि को अगर हम लिखित रूप में या लिपिबद्ध या लिपि चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करें तो वो बन जाती है वर्ण। कैसे? अगर आपने देखा हो तो ये क्या है? का। इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो देवनागरी प्रचलित है लिपि, तो देवनागरी लिपि में का को इस रूप में मान्यता दी गई, ना कि इस रूप में। तो जो हमारे यहाँ लिपिबद्ध है वो का कौन सा है? ये वाला। तो लिखित भाषा की अगर कोई बात करे कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वो होगा आपका वर्ण। और वर्ण वो भी जिनको हमने लिपिबद्ध किया हुआ है। तो का इस रूप में मान्य हमारी देवनागरी लिपि में, इस रूप में नहीं। तो लिखित भाषा को जो सबसे छोटी इकाई होगी वो होगा आपका क्या होगा? वर्ण। अब ये तो हो गया वर्ण। इसी से में एक चीज़ आप समझ रहे होंगे कि तो फिर अक्षर क्या होता है। अक्षर का जब आप विच्छेद करेंगे तो ये होता है आधनक्षर। आधनक्षर, आ का मतलब होता है नहीं, मतलब जिसका क्षरण नहीं हो, जिसका क्या नहीं हो? क्षरण नहीं हो, वो होते हैं अक्षर। जिसका क्या ना हो? क्षरण ना हो। यानी कि हम ऐसी ध्वनि को अक्षर कहते हैं जो हम एक बार में बोल दें, किसी मतलब एक श्वास में एक ही आघात में बोल दें, या जो आपकी ध्वनि वो एक ही आघात में बाहर निकले उसे अक्षर बोलते हैं। जैसे आपने बोला आम,
एक ही बार में, इसमें कहीं कोई कमल। तो ये जो होते हैं ये होते हैं अक्षर। तब यहाँ से एक सीटेट में प्रश्न आया था कि सभी वर्ण अक्षर होते हैं, सही है क्या? और दूसरा आया था कि सभी अक्षर वो वर्ण होते हैं। तो आप देखिए कि सभी वर्ण तो अक्षर हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ये वर्णों से मिलकर ही बना है। इसमें आ माँ है, तो ये वर्ण है आपके, तो सभी वर्णों से मिलकर अक्षर बन सकते। लेकिन क्या सभी अक्षर वर्ण हो सकते हैं? तो आप पूछेंगे फिर नहीं, क्योंकि अधिकांश जो हैं वर्ण में सिर्फ एक आता है। अक्षर में आप देख रहे 2 या 2 से अधिक वर्णों का समूह हो जाता है। तो इस प्रकार में जो आपका राइट आंसर था वो था ये वाला। अब हम चलते हैं वर्ण विचार में। सबसे पहले जो वर्ण आपने देखा उसे हम किस प्रकार से देखेंगे। तो वर्ण आप देखेंगे तो वर्ण 2 प्रकार, वर्णों को अगर हम अपनी वर्णमाला में देखें तो 2 प्रकार से दिखते हैं। एक तो होते हैं आपके स्वर और एक होते हैं व्यंजन। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं अगर कोई आपसे ये पूछे तो वो होते हैं 52 या 52। अब कैसे 52 होते हैं आज ये, अब हम वो एक एक गिन कर देखते हैं पूरे के पूरे 52 कैसे होंगे। तो स्वर तो होते हैं आपके 11, व्यंजन कितने होते हैं 33। अब आप अगर जोड़ेंगे तो 33 ये हुए और 11 ये, तो टोटल कितना होगा 44। लेकिन हमें तो चाहिए कितने, टोटल वर्णमाला में कितने होते हैं 52। अब इसमें आप देखेंगे तो जो आपके संयुक्त अक्षर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है 4, तो वो 4 ऐड कर लेंगे तो अब होगा 48। अब इसके बाद में आपने 2 अयोग बाह्य ध्वनि सुनी। अयोग बाह्य ध्वनि, अयोग बाह्य कौन कौन सी होती? एक होता है आपका अम और एक होता है आहा वाला, ये विसर्ग वाला। तो वो 2 ये हो गए, तो आपके कितने हुए 50। अभी भी 2 की कमी है। तो 2 होते हैं जो वो होते हैं उच्छिप्त वर्ण। उच्छिप्त वर्ण जैसे आपने ये वाला देखा होगा और ये वाला, ये दोनों के दोनों उच्छिप्त वर्ण या इन्हीं को हम द्विगुण वर्ण भी बोलते हैं। तो 2 ये हुए, तो आपके टोटल कितने हो गए 52। तो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं तो 52। स्वर कितने होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं 33। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। स्वर, अब सबसे पहली बात आती है स्वर होते क्या। तो वो ध्वनियाँ जो हमारे मुख से बिना निर्वात के, बिना रुकावट के जो निकलती हैं बाहर, उसे हम स्वर बोलते हैं। ये तो ऐसी लॉजिक वाली बात हुई। अब इसकी अगर परिभाषा दें तो सबसे पहली बात ये होती है ये स्वतंत्र होते हैं। इन्हें पढ़ने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्यंजन आप जब पढ़ोगे तो उसमें स्वरों की आवश्यकता होती है। तो स्वर कैसे हो गए स्वतंत्र, मतलब इनके उच्चारण में किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती, तो ये हो गए स्वतंत्र। संख्या कितनी होती है 11। अब कौन कौन सी होती है वो देखिए। ये हो गई आपकी 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर टोटल कितनी होती है 11। परिभाषा पूछे अगर तो वे ध्वनियाँ जो हमारे मुख से या स्वर यंत्र से निर्बाध यानी बिना रुकावट के सीधे बाहर निकलती हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है 11। संस्कृत में 13 होती है। संस्कृत में अगर पूछे कोई कि संस्कृत में कितनी होती है तो आपको बतानी है 13। क्यों 11 तो ये हो गई और एक होता है आपका ये बड़ा वाला री और एक होता है लिरी।
तो ये जब दो और ऐड हो जाते हैं तो कितनी हो जाती है संख्या 13। लेकिन हमारे हिंदी में ये बड़ा वाला री और री नहीं है, तो संस्कृत में 13 और हिंदी में कितने होंगे 11। अब आइए हम इनका वर्गीकरण देखते हैं कि किस तरीके से ये होते हैं। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण होता है वो होता है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। अब मात्रा के आधार पर कैसे होगा? तो जिनमें एक मात्रा या जिनमें दो मात्रा, इस प्रकार से उनका। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी बोलते हैं, या इन्हें हम एक मात्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर। अब देखिए, ह्रस्व मतलब छोटा, मूल मतलब इन्हीं से बाकी के जितने स्वर उनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इन्हें मूल बोलते हैं। एक मात्रा क्योंकि इनमें एक मात्रा लगी हुई होती है, एक मात्रा इनकी गिनी जाती है। अब वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका ए, ई, और एक होता है आपका ऊ और री। ये टोटल होते हैं 4। ये आपके क्या होते हैं? मूल स्वर। क्या होते हैं? मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर। इनमें एक मात्रिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जब हम बोलते हैं तो इनमें एक मात्रा काल का समय लगता है, इसलिए हम इन्हें ह्रस्व या लघु स्वर भी कहते हैं। इन्हें यहाँ लिख लेते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए कि लघु स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी देंगे? 4। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन सी? आ, ई, उ, री। अब इसी के आधार पर जो दूसरा होता है वो होता है दीर्घ स्वर। कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ही हम संधि स्वर भी बोलते हैं और इसी को हम संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। अब ये कैसे होंगे ये देखिए। दीर्घ स्वर जिनमें दो मात्रा काल का समय लगे या जिनका दो ह्रस्व स्वरों से निर्माण हुआ हो, तो ये होते दीर्घ स्वर। कौन कौन से? इसका दीर्घ रूप आ का बड़ा आ, ई का बड़ा ई, ऊ का बड़ा ऊ। री का तो आप होगा नहीं क्योंकि हम संस्कृत में तो लेते हैं, लेकिन हिंदी में इसका सिर्फ एक ही रूप लेते हैं, वो भी लघु के रूप में। तो फिर इसके बाद में ए होगा, आई होगा, ओ होगा और आपका औ होगा। ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 4 और 7 टोटल कितने हो गए आपके? 11। तो स्वरों की संख्या हो गई 11। तीसरा एक और होता है जिसे हम प्लुत स्वर बोलते हैं। प्लुत स्वर, ये इसे त्रिमात्रिक भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता है, इसके बोलने में ज़्यादा समय लगता है। इसका जो दर्शाने का तरीका होता है वो ऐसे 3 टाइप का। और जैसे आप बोलते हैं ओम, तो ये जो है ये होता है आपका प्लुत स्वर। इनमें हमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसे हम प्लुत स्वर भी बोलते हैं। मूल स्वर कौन होते हैं? आ, ई, उ, री, छोटे वाले, ये होते हैं सारे के सारे मूल स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। इन्हें संधि स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपका जो ये आ है वो ए और ए से मिलके बना है, इसलिए इसे दीर्घ आ बोलते हैं। ठीक है ना? तो संधि जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आ मिलकर दीर्घ आ होगा, ई मिलकर ई मिलकर दीर्घ ई होगी, ऊ मिलकर दीर्घ ऊ में, आ और ई मिलकर ए होगा, आ और ऊ मिलकर ओ होगा, आ और ए मिलकर आई होगा, आ और ओ मिलकर औ होगा। तो इस तरीके से इन्हें हम संधि स्वर भी बोलते हैं। संयुक्त स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो भिन्न स्वरों से मिलकर भी बनते हैं। ये जो होते हैं आपकी ये 4, ये होते हैं संयुक्त स्वर। क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। क्यों होते हैं? देखिए, जो ए है वो किस किस से मिलके बना है? तो वो मिला है आ और
ई से मिलकर। आपका जो आई है वो किससे मिलके बना है, तो वो आ प्लस ए से मिलके बना हुआ है इसीलिए। और जो आपका ओ है वो आ प्लस ऊ से मिलके बना हुआ है। और जो औ है आपका वो आ प्लस ओ से मिलके बना हुआ, इसीलिए ये दो भिन्न स्वरों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम इन्हें संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। संधि स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर दीर्घ का निर्माण करते हैं, इसलिए दीर्घ स्वर और संधि स्वर। संयुक्त स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो असमान स्वरों से मिलकर बनता है। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर। प्लस स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लंबे, इनके उच्चारण में लंबा समय लगता है, इसलिए इन्हें प्लस स्वर बोलते हैं। अब हम एक चीज और स्वरों में देखते हैं, अयोग बाह्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। अयोग बाह्य ध्वनि, अयोग बाह्य ध्वनि ये होता है अम और आहा। इसकी तो हमने चर्चा भी स्वरों में की नहीं, क्योंकि ये इसलिए नहीं स्वरों में की क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण शुद्ध रूप से ना है किया जा सकता है, ना ही व्यंजन में किया जा सकता है, इसीलिए हम अयोग बाह्य का जब अगर विच्छेद करेंगे आप, तो आ प्लस योग प्लस बाह्य। आ मतलब नहीं, योग मतलब योग, बाह्य मतलब बहन, जिनका हम वहन नहीं कर सकते हैं वो होती है अयोग बाह्य। इनका ना तो हम व्यंजन में कर सकते हैं ना ही स्वर में कर सकते, इसलिए इन्हें अयोग बाह्य वर्ण बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी अयोग बाह्य। एक होता है आपका ये चंद्रबिंदी वाला, इसे बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जो हवा है वो नाक व मुंह दोनों से निकलती है। कहाँ से, नाक व मुंह से, दोनों से हवा निकलती है, तो इसे बोलते हैं अनुनासिक। इसे चंद्रबिंदी के रूप में ये ऐसे चंद्रबिंदी बोलते हैं, जैसे आंचल, ऊंट, आंच, ये चीज़ें ये होते हैं आपके अनुनासिक। तो आपने स्वरों का वर्गीकरण अब और भी तरीके से, ओंठों की बनावट के आधार पर वृत्ताकार कौन से होते हैं, आवृत्ताकार होते हैं कौन से हैं, जीभ के आधार पर अग्र स्वर कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन से होते हैं। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो क्वेश्चन में अधिकांश नहीं आती, तो हम उन्हें सिर्फ यही देखते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यही से अगर आपका क्वेश्चन बनता है स्वरों में तो बनता है, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा अब व्यंजन से। तो आइए अब हम देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन की हमने संख्या कितनी बताई थी, व्यंजन की संख्या बताई थी 33। अब इन 33 में कैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो जो पहला होता है वो होता है स्पर्शी व्यंजन। इसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं कि व्यंजन का वर्गीकरण, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन ये होते हैं आपके 25, कितने होते हैं 25। इसे हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। इन स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ग के रूप में होते हैं। कैसे, अब देखिए आपके जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो वर्ग के रूप में होते हैं। इसमें 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। देखिए पहला होता है का वर्ग, दूसरा होता है चा वर्ग, तीसरा होता है टा वर्ग, चौथा होता है ता वर्ग और पांचवा होता है पा वर्ग। और वर्ग की विशेषता होती है कि प्रत्येक में 5 होने चाहिए, इसीलिए ये 5 बनते। ठीक है, प्रत्येक में कितने होने चाहिए, 5 वर्ण होने चाहिए। अब का वर्ग और चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनको हम उच्चारण के स्थान दृष्टि से भी देख सकते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से, वो हम अभी बताएंगे आपको एक याद करने का तरीका कि कैसे। तो सबसे पहले हम इनके वर्ग लिख लेते हैं, कौन कौन से वर्ग आते हैं। तो का में आता है क, ख, ग, घ, ड। ठीक है, इसको डा पढ़ते हैं। जो मैंने अभी बताया था ये वाला, ये नीचे बिंदी, ये होता है उच्छिप्त वर्ण, जो अभी आपको बताया था शुरुआत। चा वर्ग की बात करें तो
च, छ, ज, झ, इ। ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हो गए आपके 5 वर्ण। वर्ग हो गए आपके प्रतीक। का वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, इस तरीके से ये 5 वर्ग हुए। अब देखिए ये तो हुए वर्ग। अब इनका उच्चारण स्थान कैसे याद करें, तो उसके लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो सीखें। समझिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। अब यहाँ आप ये नलिका है, ठीक है, इसको आप एक तरीके से समझिए, फिर देखते हैं। देखिए याद करने का तरीका बता। यहाँ होता है आपका कंठ। क्या होता है? कंठ। कंठ से आप थोड़े और ऊपर आएंगे तो यहाँ होता है आपका तालब या तालु। क्या होता है? तालु। कंठ से थोड़े और ऊपर आएंगे तो तालु। तालु से और आगे की ओर आएंगे आप, ये दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा। और जब आप मूर्धा से आगे आएंगे तो आपको मिलेंगे दंत। क्या मिलेंगे? दंत। और जब दंत के बाहर आएंगे तो यहाँ मिलेंगे आपको ओंठ या ओष्ठ। ठीक है ना। आप कहाँ से, आप यहाँ है कंठ, कंठ से थोड़े ऊपर आए तो क्या मिलेगा? तालु। तालु के और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दांत के ऊपर, वो होता है मूर्धा। इसे हम मसूड़े भी बोलते हैं ना, मसूड़े। ठीक है, वही होता है मूर्धा। और फिर दंत, और फिर लास्ट में। अब देखिए व्यक्ति के मन में कोई भी विचार उत्पन्न होता है वो कहाँ होता है? हृदय में। तो ये है आपका हृदय, जहाँ आपके विचार उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ से कोई भी विचार उत्पन्न होगा उसको हम बोलने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ से जब विचार चलना प्रारंभ करेंगे तो वो सबसे पहले यहाँ टकराएंगे कंठ, और यहाँ से जितनों की ध्वनियाँ निकलेंगी इस कंठ से, तो वो बोलेंगे कि उनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो यहाँ मिलेगा आपका का वर्ग। तो का वर्ग का जो उच्चारण स्थान हुआ वो हुआ कंठ। कंठ से आप जैसे ही ऊपर जाओगे तो तालु मिलेगा, तो तालु यानी चा वर्ग। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। तालु के बाद आप जैसे ही जाओगे तो आपको मिलेगा मूर्धा। तो टा वर्ग का अगर कोई पूछे कि उच्चारण स्थान क्या है तो क्या हो जाएगा? मूर्धा। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेंगे दंत, और फिर लास्ट में मिलेंगे ओष्ठ। तो अगर पांचों वर्ग का आप देखें तो कंठ से का वर्ग बोला जाता है, तालु से चा वर्ग, मूर्धा से टा वर्ग, और दंत से ता वर्ग, और ओष्ठ से पा वर्ग। और भी उच्चारण स्थान हैं, लेकिन अभी हम उनको सिर्फ ये वर्ग याद करवाने के लिए बता रहे थे कि आप ऐसे कर सकते हैं। आपके विचार यहाँ से उत्पन्न हुए, सबसे पहले कंठ से टकराएंगे, फिर तालु से, फिर मूर्धा से, फिर दंत से, फिर ओष्ठ से। ये तो हो गए आपके 25 वर्ग हुए, 5-5 करके ये टोटल कितने हुए? 25। अब इसमें कुछ और होते हैं वो भी देखते हैं। दूसरे होते हैं अंतस्थ। कौन से होते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं वो देखें। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो य, र, ल कितने हो गए? 4। एक होते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में हमारे मुख से गर्म वायु का प्रवाह होता है, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से? श, श, स और हा। इनके उच्चारण से हमारे मुख के द्वारा गर्म वायु का प्रवाह होता है। तो ये हो गए आपके 4। तो 4 और 4 8, 8 और 25 33। तो ये तो हुए आपके 33 व्यंजन। अब हम देखते हैं इनका वर्गीकरण और किस तरीके से किया जाता है। तो आपको वैसे तो बहुत तरीके से किया जाता है,
उच्चारण प्रत्यय के आधार पर जो आपके होंगे स्पर्श व्यंजन होंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होंगे, नासिक के व्यंजन कौन से, तो ये जो होते हैं ना, इन्हीं हम नासिक व्यंजन बोलते हैं। जो आपका प्रत्येक वर्ग का पांचवा या पंचम वर्ण होता है वो नासिक के वर्ण होता है या अनुनासिक वर्ण होता है। कौन सा होता है? अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक या नासिक के वर्ण कहलाता है। क्यों बोलते हैं इनसे? क्योंकि इनके उच्चारण में जो आपकी हवा है वो नाक द्वारा बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें नासिक या अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। उच्छिप्त वर्ण या द्विगुण वर्ण मैंने शुरुआत में बताए थे। उच्छिप्त, उच्छिप्त या द्विगुण या ताड़न जात भी उन्हें बोलते हैं। ताड़न जात ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होती है आपका एक ये और ये वाला ढा ये वाला नीचे बिंदी होती जो, ये होते ताड़न जात। ये ताड़न जात क्यों बोलते? क्योंकि ये एक झटके के साथ बोले जाते हैं, ये झटके के साथ बोले जाते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। कितने? उच्छिप्त व्यंजन। अब हम इसमें सिर्फ दो वर्गीकरण और देखते हैं, और दोनों वर्गीकरण जो बिल्कुल अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो इनमें जो पहला वर्ण होता है वो वायु लगने के आधार पर, यानी जो जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा की मात्रा कम या ज़्यादा होगी उनके आधार पर हम देखते हैं। तो वायु लगने के आधार पर तो पहला वर्गीकरण हम देखते हैं, यही वाला इम्पोर्टेंट है, और एक और जो हम बताएंगे वो हवा या वायु लगने के आधार पर। तो इसमें जो पहला होता है वो होता है अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण क्या होती है, महाप्राण क्या होते हैं, वो देख। अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम निकली वो अल्प प्राण होंगे। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा की मात्रा कम लगती है वो होते हैं अल्प प्राण। अब जो आपने जितने भी वर्ग देखे, ये देखिए जितने भी वर्ग देखे, इसमें जो आपका पहला, तीसरा और पांचवा है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण होते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये सारे के सारे वर्ग कैसे होते हैं? अल्प प्राण। इसी के साथ में जो आपका अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा, ये भी अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? ये अल्प प्राण होते हैं। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन जितने भी व्यंजन हैं या, रा, ला, वा और सभी स्वर ये सारे के सारे क्या होते हैं? अल्प प्राण। यानी कि किसी भी वर्ग का आप देख रहे हैं ये पहला वर्ण है, ये तीसरा और ये पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन और सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। महाप्राण जिनके उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक होती है वो महाप्राण होते हैं। अब इनमें जो बचा हुआ है वर्ग में दूसरा और चौथा बचा हुआ है, तो दूसरा और चौथा हो गया, और अंतस्थ यहाँ आ गया, तो अभी क्या बचा? ऊष्म व्यंजन। तो जो आपके दूसरे और चौथे ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा आपका? श, श और हा। ये जो आपकी ऊष्म व्यंजन है किसके अंतर्गत आएंगे? महाप्राण के। तो अल्प प्राण में 1, 3, 5 मतलब पहला, तीसरा, पांचवा और सारे के सारे अंतस्थ और सभी स्वर आते हैं अल्प प्राण में। महाप्राण में दूसरा, चौथा और सभी जो आपके ऊष्म व्यंजन है वो आते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे तरीका वर्गीकरण जो आपका है स्वर तंत्र या कंपन के आधार पर। जो दूसरा इसमें वर्गीकरण है वो है स्वर तंत्र या कंपन के आधार पर। तो डायरेक्ट लिखते हैं कंपन के आधार, कंपन के आधार, कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर कौन सा होगा? तो आपने इसे कंपन के आधार पर या घोष के आधार पर भी हम बोल सकते हैं।
घोष के आधार पर। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला जो होता है वो होता है अघोष। क्या होता है? अघोष। दूसरा होता है सघोष। दूसरा कौन सा होता है? सघोष। अब देखिए अघोष और सघोष क्या होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता है वो होते हैं आपकी अघोष व्यंजन। यानी कि जिन्हें हम बोलने में हमारे स्वर तंत्र या यंत्र में कोई कंपन पैदा नहीं होता है वो होते हैं अघोष व्यंजन। कौन से होते हैं? अघोष। इन्हें हम कठोर व्यंजन भी बोलते हैं, याद रखना। इन्हें हम कठोर व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कठोर व्यंजन। और ये कौन कौन से होते हैं? जो आपका प्रत्येक वर्ग है उसका पहला दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, और जो आपके ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन में सिर्फ श, श और सा, ये वाले, हा नहीं लेना है। हा जो होता है वो होता है सघोष। तो पहला और दूसरा वो होते हैं अघोष। कौन कौन से? पहला और दूसरा ये होते हैं अघोष। और जो आपके ऊष्म व्यंजन का श, श, सा, ये होते हैं अघोष व्यंजन। अघोष क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाँ इनके बोलने से या उच्चारण करने से हमारे स्वर तंत्र में कोई कंपन पैदा नहीं होता है, इसलिए इसे अघोष बोलते हैं, या इन्हें कठोर व्यंजन भी बोलते हैं। दूसरा होता है सघोष। अब सघोष में क्या होगा? इन्हें कठोर बोलते हैं तो इन्हें क्या बोलते होंगे? मृदु। ठीक है ना? इन्हें कठोर तो यानी मृदु। अब ये जो यहाँ पर पहला और दूसरा हो गया तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा? सघोष। अब बचा कौन कौन सा है? तीसरा बचा है, चौथा बचा हुआ है और पांचवा। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष होते। और यहाँ ऊष्म में से क्या बचा था? हा। क्या बचा था? हा। और अंतस्थ व्यंजन जो आपके होते हैं वो य, र, ल, व, ये। तो अगर सघोष की परिभाषा क्या बोले? जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन पैदा होता है वो सघोष व्यंजन कहलाते हैं या मृदु व्यंजन कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हा, या, र, ल, व, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। अब ये हो गया आपका व्यंजनों का वर्गीकरण। और भी तरीके से होता है लेकिन जो मेन है आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा सिर्फ वही बता रहे हैं। तो आपने एक तो देख लिया अल्पप्राण महाप्राण और दूसरा देख लिया अघोष और सघोष। ये सारे के सारे जो अघोष और सघोष हैं पूरे के पूरे व्यंजन संधि में उपयोग होंगे। व्यंजन संधि के जो रूल होते हैं तो उसमें इनका बहुत ही रोल होता है, इसलिए यहाँ इसको अच्छे तरीके से याद करिए कि सघोष क्या होते हैं या अघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण या महाप्राण कौन से होते हैं। अब इसमें एक टॉपिक और है जो आपका वो होता है वो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने होंगे वही संयुक्त व्यंजन होंगे। संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी होती है? 4। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले वो देखिए। एक छ, एक त्र, एक ज्ञ और एक होता है आपका श्र। तो ये क्षत्रिय वाला, ये त्रिशूल वाला, ये ज्ञानी वाला, ये श्र। ये जो है छ आपका बना है क और श से मिलकर, ये षटकोण। जो आपका ता है वो त्रा है वो त और रा से मिलकर बना हो। जो ज्ञा है आपका वो ज्या और इया से मिलकर बना हुआ। आपका श्रा जो है वो शक्कर का श और रा से मिलकर बना हो। अब देखिए जो आगे का वर्ण है वो आधा है, याद रखना ये आगे के वर्ण जितने भी हैं वो आधे हैं। तो जब अगर कहीं शब्दकोश में आए तो इन जो भी वर्ण हैं इनका जितने भी संयुक्त वर्ण हैं शब्दकोश में हमेशा एक टिप्पणी लिख लीजिए, याद रखिएगा कि जो आपके संयुक्त व्यंजन हैं इनका उपयोग या गिनती वर्ण के बाद ही किया जाता है। जैसे अगर 6 वर्ग है
तो ये किससे मिल बना है? का और श से। तो अगर कहीं जैसे लिखा होगा क्या, क्या लिख दिया, अब इसका जब विच्छेद आप करेंगे तो ये आधा का आधा या प्लस इसमें बड़े आ की मात्रा, और कहीं लिखा आ जाए क्षमा, तो क्षमा का भी होता है आधा का, ये किससे मिला है? छ, का और सा से, प्लस आ प्लस मा प्लस आ। अब इसमें से अगर शब्दकोश में पूछे कि पहला वर्ण कौन आएगा, तो वो आएगा ये वाला, जो आपका पूर्ण वर्ग होता है का वाला, वो आएगा, क्योंकि ये जो संयुक्त वर्ण होता है ये हमेशा इसके बाद आएगा। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ये हुए आपके वर्ण विचार में वर्णमाला का वर्गीकरण। इसमें हमने स्वर देखे और व्यंजन देखे, तो एक बार दोबारा देखते हैं। तो वर्ण व्याकरण में आपको तीन ही चीज़ों में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार की बात की थी तो भाषा की सबसे छोटी है कि जो इकाई होती है वो ध्वनि होती है, ये मौखिक भाषा की भी होती है, और फिर लिखित भाषा की जो होती है वो वर्ण होती है। वर्णमाला में हमने देखे थे टोटल कितने 52 हो रहे थे, वो किस तरीके से हो रहे थे ये सारे के सारे हमने आपको बताए थे। उसके बाद हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा, तो एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर को देखा, संयुक्त स्वर भी देखे, उसके बाद व्यंजन आपने देखा। और इसी प्रकार से अब हम अगला जो आपका टॉपिक होगा उसमें शब्द विचार पर बात करेंगे, और उसी के आगे हम टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।